प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं का परिचय और उनके योग, घटाव, गुणा आदि की सामान्य बीजगणितीय संक्रियाएं। आज के हमारे चैप्टर का जो शीर्षक है वो है सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याओं को समझने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रगुण की बात करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रगुण हम लोग अनुभव करते हैं वो ये है कि यदि कोई x वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, और यदि x 0 है तो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये वास्तविक संख्या का एक विशेष प्रगुण है। अच्छा, इसी के साथ ही आप लोग वर्ग समीकरण पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस समीकरण में यदि हम देखें एक विशेष स्थिति, जब a का मान 1 हो, b का मान 0 हो, c का मान 1 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक वर्ग समीकरण है, लेकिन एक विशेष स्थिति में है। अब इस वर्ग समीकरण में हम देख रहे हैं कि यदि इस वर्ग समीकरण को हम हल करें तो हम पा रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर -1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर एक्स एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें -1 प्राप्त हो रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो x हमें प्राप्त हो रहा है, ये x हमें प्राप्त हो रहा है √-1 के रूप में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है ये वास्तविक संख्या नहीं है। अर्थात इस संख्या को हम वास्तविक संख्या के प्रगुण के रूप में नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में हमने एक संख्या को परिकल्पना की जिसको कि हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, और इसको हम व्यक्त करते हैं i के द्वारा। i का अर्थ ये हुआ √-1, और चूंकि ये एक वास्तविक संख्या नहीं है इसलिए इसको काल्पनिक संख्या कहा गया। अब यदि हम इसमें i में मल्टीप्लाई करते जाएं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी वो काल्पनिक संख्याएं होंगी। और इस तरह से i की जो भी गुणक में वास्तविक संख्या हो तो वो काल्पनिक संख्या के रूप में बदल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में दो तरह की संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं जो हम जानते हैं, और दूसरी वास्तविक संख्या में यदि हम i का गुणा कर देते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वो काल्पनिक। और इन दोनों संख्याओं से मिलकर के जो संख्याएं बनती है उनको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या z a प्लस i इंटू बी के रूप में रहेगी, जहाँ a इसका रियल पार्ट या वास्तविक भाग है और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या दो, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, इनसे मिलकर के बनती है। तो ये सम्मिश्र संख्याएं हम देख चुके हैं। अब ये सम्मिश्र संख्याएं प्रकट कहाँ होती है? तो प्रकट भी इस वर्ग समीकरण में ही होगी कहीं। तो एक हम उदाहरण देखते हैं और तब आपको इसका प्राकट्य भी समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक वर्ग समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण में यदि हम इसको हल करें तो हम पाएंगे x बराबर -1 प्लस माइनस √b² - 4ac। तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, a भी 1 है, c भी 1 है, अपॉन 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x बराबर -1 प्लस माइनस √-3 अपॉन 2। और इसको इस -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं -√3 इंटू √-1, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको √3 इंटू √-1 अपॉन 2। और इस √-1 को हम लिख सकते हैं
आई। तो x के दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक तो प्लस चिन्ह के साथ में मिल रहा है -1/2 प्लस √3/2 आई, और एक माइनस चिन्ह के साथ मिल रहा है -1/2 -√3/2 आई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। एक तो मिल रहा है, अगर इसको हम a कहें, इसको b कहें, तो एक मिल रहा है a प्लस आई बी के रूप में, और दूसरा जो मान मिल रहा है वो मिल रहा है a माइनस आई बी के रूप में। तो इसको इसका संयुग्मी कहा जाता है। a प्लस आई बी को a माइनस आई बी का संयुग्मी कहा जाता है, और a माइनस आई बी को a प्लस आई बी का संयुग्मी कहा जाता है। और इसको यदि अपन z से व्यक्त करें तो इसको z बार से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से दो संयुग्मी हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक समिश्र संख्या का एक संयुग्मी प्राप्त हो रहा है। संयुग्मी मतलब जोड़े में, है ना। जोड़ा किस तरह से, यदि आय का जो भी गुणांक है उसका चिन्ह बदल करके अपने को लिखना है। जैसे उदाहरण के रूप में -1/2 प्लस √3/2 आए, तो ये -1/2 माइनस √3/2 आए, ये इसका संयुग्मी हो गया। अब हमने देख लिया कि कोई भी समिश्र संख्या इस रूप में होती है z a प्लस आई बी, जहाँ a भी कोई वास्तविक संख्या है और b भी वास्तविक संख्या है, लेकिन b में i का गुणा हो रहा है तो उससे वो काल्पनिक संख्या हो गई, और काल्पनिक और वास्तविक दोनों संख्याएं मिलकर के समिश्र संख्या बना रहे हैं। अब हमने समिश्र संख्याओं को परिभाषित कर लिया। अब इनका बीजगणित देखें। बीजगणित मतलब इनका योग घटाव किस प्रकार से करना है। तो योग हमें करना है जब मान लीजिए कि 2 + 3 आए हैं एक समिश्र संख्या, और एक समिश्र संख्या है 3 - 4 आए। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि रियल पार्ट में जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट में। जिस तरह से हम सामान्य बीजगणित में करते हैं कि x वाले पदों को x वाले पदों में जोड़ते हैं, y वाले पदों को y वाले पदों में जोड़ते हैं, तो उसी तरह से जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में। तो यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, इधर 3 है, इसको हमने लिखा 2 + 3, और प्लस i वाले पदों को एक साथ लिया 3i - 4i, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 5 माइनस और 3i - 4i यानी -i, ये 5 - i। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि दो समिश्र संख्याओं का योग भी एक समिश्र संख्या हमें प्राप्त हो रही है। अब हम घटाव देखें। एक समिश्र संख्या में से दूसरी समिश्र संख्या घटाना है। मान लीजिए कि पहली संख्या है -3 + 4i, और उसमें से घटाना है 5 - 6i। तो हम घटाएंगे रियल पार्ट में से रियल पार्ट, वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग, और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 - 5 प्लस इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे है 4i और यहाँ पर है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6i हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो -3 - 5 यानी -8, और 4i + 6i यानी +10i। तो इस तरह से हम दो काल्पनिक संख्याओं को घटा भी सकते हैं। अब गुणा देखें इनका। मान लीजिए कि एक वास्तविक संख्या है 2 - 3i, और दूसरी संख्या है 4 + 5i। कोई भी दो समिश्र संख्याएं हैं और इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका भी जैसा हम सामान्य गुणा करते हैं ठीक उसी ढंग से करना है। 2 का गुणा होगा पूरे 4 + 5i में, जिसको कि हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 का गुणा 4 + 5i में, फिर -3i का गुणा 4 + 5i में। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं 8, 2 का 4 में गुणा, फिर
2 गुणित 5 आए, ये 10 आए, -3 आए का 4 में तो -12 आए, और -15 और i², जिस तरह से हम सामान्य गुणा करते हैं उसी तरह से किया। अब इसको भी हम हल कर लें तो ये 8 और 10 आए और में से 12 आए गए तो -2 आए, और ये -15 है, और i² का मान होता है -1। हम देख चुके हैं कि √i बराबर √-1, तो i² बराबर वर्गमूल हट जाएगा और ये हमें -1 प्राप्त होगा। कारण लिख लें i² -1। अब इसको हल किया तो ये हो जाएगा 8, और अब रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ें तो ये -15 इंटू -1 यानी +15 हो गया, और ये -2 है, तो 15 और 8 23 -2 आए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक वास्तविक संख्या में दूसरी वास्तविक संख्या का गुणा करने पर भी हमें एक समिश्र संख्या में दूसरी समिश्र संख्या का गुणा करने पर भी एक समिश्र संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये गुणा के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, अर्थात समवर्त नियम का पालन होता है। तो ये गुणा देख लिया। अब एक समिश्र संख्या में दूसरी समिश्र संख्या को भाग दे करके देखते हैं। तो भाग देने की प्रक्रिया किस प्रकार है ये देखते हैं। मान लीजिए कि 3 + 4i में हमें भाग देना है 5 - 6 आएगा। तो भाग देने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि आप लिखेंगे इसको 3 + 4i और इसको लिखा 5 - 6i। अब ये अंश और हर यहाँ पर 5 - 6i है, तो इस हर का जो संयुग्मी है उसका हमें गुणा करना है। इसका संयुग्मी क्या होगा 5 + 6i। जो i का गुणांक है उसका चिन्ह बदल करके लिखते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर 5 + 6i। मान लीजिए कि प्रश्न में -5 यहाँ होता तो संयुग्मी क्या होता, ये -5 ये -5। तो चिन्ह किसके बदलेंगे, केवल i के जो गुणांक है उसके ही बदलना है। तो ये अब अपना सवाल बन गया 3 + 4i -5। अब इसको हल करने का तरीका, तो ऊपर तो जिस तरह से हम गुणा करते हैं उसी ढंग से गुणा करेंगे, और हर में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर a + b a - b जैसी स्थिति दिख रही है। तो a के स्थान पर आप देख सकते हैं -5 है और b के स्थान पर 6i है। तो a + b a - b का फार्मूला लगाया हमने, तो ये मिल जाएगा -5 का वर्ग -6i का वर्ग। और ऊपर गुणा करें तो ऊपर गुणा पहले 3 का गुणा होगा -5 + 6i में, फिर +4i का गुणा होगा -5 + 6i। जिस तरह से हम गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा किया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3 का गुणा -5 में -15, 3 का गुणा 6 में +18i, फिर 4 का गुणा 4i का गुणा -5 में -20i, और 4i का गुणा 6i में तो 24i²। और बटे में हम देख सकते हैं a² - b², तो 25 - 36i²। अब i² का मान हम -1 रख देंगे, तो i² का मान -1 रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे -15 प्लस, अब 18 में से 18i में से 20i जा रहे हैं तो -2i, और +24, और i² का मान रख दिया हमने माइनस में। इसी तरह से नीचे 25 - 36 और i² का मान रख दिया -1। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं
ये रियल हो गया, तो ये -15 और -24 ये साथ में आ गया, और -2i बटे 25 और +36 हो जाएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 और 24 -39, और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है -2i। अब इसी तरह से 25 और 36 को जोड़ें तो एक आपको मिल रहा है 61, और इसके साथ में भी 61 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भी संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो भी a + ib के रूप में ही प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हमने 3 - 4i अपन -5 - 6i को हल किया और परिणाम हमने ये प्राप्त किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी दो समिश्र संख्याओं का आपस में एक दूसरे में भाग दिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। 3 - 4i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ ये होता है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/3 - 4 है। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ ये होता है कि यदि x में 1/x से गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त हो, तो ये 1/x x का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इसी तरह 3 - 4i का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 - 4i। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो 1/3 - 4i और 3 - 4i का जो संयुग्मी है 3 + 4i से अंश और हर में गुणा किया। इसके बाद में इसको सॉल्व किया तो ऊपर तो आपको मिल रहा है 3 + 4i, और नीचे a - b a + b, तो ये 3 का वर्ग - 4i का वर्ग, और आप प्राप्त कर रहे हैं 3 + 4i अपान 9, और ये -16 × -1 i² का मान रख दिया हमने, और इसके बाद में इसको हल किया 3 + 4i अपान 9 + 16, और ये हो जाएगा 25 3 + 4i। तो ये हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लिया है। अब i की घातें देखिए, i की घात यदि हम 1 तो हमें प्राप्त होता है i की घात 2 करें हम तो इसका मान होता है -1। i की घात 3 का अर्थ होता है i × i², यानी i² का मान -1 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा -i। i की घात 4, इसका अर्थ ये होगा i² × i², और इसका मान -1 × -1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि i की घात यदि हम बढ़ाते जाएं, जैसे i की घात 1 का मान हो गया i की घात 2 का मान हो गया -1, i की घात 3 का मान हो गया -i की घात 4 का मान हो गया +1। अब यदि i की घात 5 देखें हम तो i की घात 5 को हम लिख सकते हैं i की घात 4 × i, और i की घात 4 का मान हम जानते हैं 1 है, तो ये इसका मतलब हो गया i। तो हम देख रहे हैं कि i की घात 1 i की घात 5 के बराबर है। इसी तरह i की घात 6 निकालें हम तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं i की घात 4 × i², यानी -1। i की घात 4 का मान तो 1 है और i² का मान -1 है, तो ये जो -1 है ये किसके बराबर आ रहा है, i की घात 6 के। फिर इसी तरह से देख सकते हैं ये i की घात 7 के बराबर हो जाएगा, ये i की घात
8 के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से i की घात 9 निकालें तो वो i आएगा, ये i की घात 10 के बराबर आएगा, ये i की घात 11 के बराबर आएगा, ये i की घात 12 के बराबर। अब ये प्रक्रिया यदि हम चलते रहें तो इसका अर्थ ये देख रहे हैं कि i की घात कुछ भी करें हम, जो उत्तर आना है वो इन चारों में से ही आना है, यानी i - 1 - i या 1, इनमें से ही उत्तर आपको प्राप्त होना है। तो इसी प्रकार हम i की घात -5 के लिए देख सकते हैं। i की घात -5 का मतलब ये होता है 1/i की घात +5, और इसको हम लिख सकते हैं 1/i की घात +5 को i की घात 4 गुणित i, और i की घात 4 का मतलब होता है 1/1 × i। अब इसको सरल करना है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं i की घात 4, तो ये लिख दिया हमने i की घात 4 बटे i, और ये हो गया i की घात 3, और i की घात 3 को हम जानते हैं i² × i लिख सकते हैं, और i² का मान होता है -1, तो ये -i। तो इस तरह से हमने देखा कि i की घात -5 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी ढंग से i की घात -7 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, i की घात -11 का आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर घातें बड़ी हो तो उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करना है वो हम सीख लेते हैं। मान लीजिए i की घात 25 का मान आपको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 25 को भाग देंगे, तो पूरी बार कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो ये, और शेषफल 1 बच रहा है। तो इसका मतलब हम 25 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 6 + 1, और इसका अर्थ ये हुआ कि i की घात 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं i की घात 4 × 6 + 1। अब घातांकों के नियम से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं i की घात 4 × 6 × i की घात 1, और इसको हम लिख सकते हैं i की घात 4 को अंदर लिख लिया और इसको बाहर लिख लिया, और ये i की घात 1। अब i की घात 4 का मान होता है 1, तो 1 की घात 6 हो गया × i, और इसका अर्थ हो गया i के बराबर। तो इस तरह से हमने i की घात 25 को ज्ञात कर लिया, वो भी i के बराबर आएगा। आप कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। i की घात 19 ज्ञात करना है आपको, तो 19 में 4 से भाग देना है, 4 × 16, 3 शेष बच रहा है, यानी 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 + 3। अब i की घात 19 को हम लिख सकते हैं i की घात 4 × 4 + 3, यानी i की घात 4 × 4 × i की घात 3, और i की घात 4 को हम लिख सकते हैं i की घात 4 और i की घात 3। i की घात 4 का मान होता है 1, और i³ को हम लिख सकते हैं i² × i, और i² का मान होता है -1, तो ये 1 × -1 × i, और इसका मान हो गया -i। तो इस तरह से हम i की अलग अलग घातों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी जो प्रश्नावली 5.1 है उसके सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। एक चीज़ और देख लें, यदि आपको दो सम्मिश्र संख्याओं को आपस में बराबर बताना, जैसे कि मान लीजिए कि एक सम्मिश्र संख्या दी है 2x + 1 + i × 3 - y बराबर दिया हुआ है 5 + 4i के। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का यदि कोई प्रश्न हो तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती है, जब उनका रियल पार्ट के, यानी वास्तविक भाग के
और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वास्तविक भाग 2x + 1 5 के बराबर होगा, तो 2x + 1 बराबर 5 होगा और 3 - y बराबर होगा 4 के। यहाँ पे i का गुणांक 3 - y, यहाँ i का गुणांक 4 है। अब इसको हल किया अपन ने, तो 2x + 1 बराबर 5, 1 को उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 2। इसी तरह से y का मान ज्ञात करना है, 4 को इधर लाएंगे, 3 - 4 और y को इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा -1। तो इन दोनों को हल करके हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से आज अपन लोगों ने सीखा है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, एक सम्मिश्र संख्या में दूसरी सम्मिश्र संख्या का किस प्रकार से भाग दिया जाता है, किसी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और i की अलग अलग घातें हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, i की घात 25, i की घात 19। तो इस तरह से यदि आप प्रश्न हल करके देखेंगे तो प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।